आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन है कमल जी जद्दू। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कल रात का एक वाकया श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सफोकेशन से कहीं ना कहीं 5 लोगों की जो है वो वफ़ात हो गई, जिसमें एक कपल के साथ उनके 3 बच्चे थे। तो किस तरह से ये सफोकेशन होती है आपके घरों के अंदर मौसम सरमा के अंदर अगर हम देखें तो इसमें मैक्सिमम लोग जो हमारे देहातों के अंदर अगर हम बात करें तो हीटर लगा के जो है वो सो जाते हैं या अंगीठी जलाते हैं या सगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी इस तरह की जहरीली गैस या किस तरह की ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, उस टेक्निकल टर्म को जानने की कोशिश करेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन कमल जी जद्दू मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अभी जानते हैं कि इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में हम सभी लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लकड़ी जलाना हुआ, जिसमें सगड़ी का इस्तेमाल हुआ, हीटर का इस्तेमाल हुआ। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह तो सही है क्योंकि हमें गर्मी दे देते हैं, लेकिन इनके नुकसान भी है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नुकसान जैसे आपने अभी बोला कि इस तरह से सफोकेशन की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही है, ये एक अहम नुकसान है जो जानी नुकसान है। एक जान चली जाती है अगर हम इसका अच्छे तरीके से समझ के इस्तेमाल ना करें। तो होता क्या है इन चीज़ों से, जब हम लकड़ी जलाते हैं या सगड़ी जलाते हैं बंद कमरे में, तो हम सभी जानते हैं इसमें से गैस निकलती है। 2 किस्म की गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस होती है। इन दोनों किस्म की गैसें सेहत के लिए तो वैसे ख़राब है, लेकिन इन दोनों में से अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब हम सो रहे होते हैं नींद में तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस आराम से हमारे अंदर चली जाती है और धीरे धीरे इसकी लेवल ऐसी बढ़ जाती है कि हमें बिना कोई किसी की इरिटेशन के, बिना किसी चीज़ के हम आराम से मौत की नींद की तरफ धीरे धीरे चले जाते हैं। और जब सुबह कोई हमारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, खटखटाता, तो अंदर पता चलता है कि डेथ हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं एक किस्म से स्लो पॉइजनिंग। मीठी नींद आती है इससे और आराम से डेथ की तरफ चला जाता है। तो इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे ज़रूरी 2-3 चीज़ें, अहम चीज़ें हैं कि इसको हम कैसे बचाव करें। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन भी सर्द इलाके में आता है, यहाँ पर भी बहुत सर्दी पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, और अपने आप को गर्म रखने के लिए हम लोग भी सगड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का भी जलाते हैं और कई जगहों पे हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैसे इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं, तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि अगर हम सगड़ी का इस्तेमाल करते हैं या हम अगर अंदर कमरे में लकड़ी जलाते हैं तो हमें वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी पड़ेगी, यानी हमें खिड़की का एक हिस्सा खुला रखना पड़ेगा एक साइड से, और दूसरे साइड से भी दूसरी खिड़की अगर है तो उसका हिस्सा खुला रखना पड़ेगा, ताकि नई ताज़ी हवा अंदर घुसती जाए और पुरानी जो गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को उसको धक्का देके दूसरे साइड से निकालती जाए, ताकि इस लेवल तक गैस अंदर ना एक्यूमुलेट हो जाए जो डेंजरस लेवल है, जिसकी वजह से डेथ्स हो जाती है। ये एक चीज़ है कि हम वेंटिलेशन रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन कमरे में। दूसरा, इससे भी बढ़िया तरीका है कि सोने से पहले, चाहे हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया हो गर्म होने के लिए, लकड़ी का वो तामझाम सारा बाहर कमरे से बाहर निकाल ले, या सगड़ी का इस्तेमाल किया उसको भी कमरे से बाहर कर दें जिस कमरे में हम सो रहे हैं। तो फिर हम उस कमरे को बंद भी रख सकते हैं प्रॉपरली, और लेकिन प्रॉपरली बंद करके हम सो सकते हैं तभी इत्मीनान से जब हमने इन दोनों चीज़ों को उस कमरे से बाहर रखा। सर, देखा गया कि इस तरह के मामले जो है रात के समय जो है होते हैं। दिन के समय अगर कोई अंगीठी या गैस या इस तरह की कोई हीटर जला के जो है सोने की कोशिश करे तो तब भी ये हो सकता है। इसमें कोई दिन और रात का कोई इस तरह का कोई मैटर है? बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ, दिन में भी पॉइजनिंग हो सकती है, दिन में भी जब ये गैस उड़ती है। लेकिन दिन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है, सफोकेशन की वजह से खांसी आती है, तो दिन में आदमी जागा हुआ होता है तो उठ के वो बाहर चला जाता है, उसको पता चलता है, ताकि फ्रेश हवा ले ले, या उस अंगीठी और सगड़ी को बाहर ले जाता है। और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी जब दिन में होता है तो अगर खांसी नहीं आए, लेकिन क्या होता है कि उसको सिर भारी होना शुरू हो जाता है, चक्कर सा आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको लगता है नहीं मेरे को कुछ हो रहा है, तो वो थोड़ा बाहर चला जाता है या उस सगड़ी को बाहर करता है। तो दिन में ये बचाव हमारा हो जाता है। लेकिन हम रात में जब सो रहे होते हैं तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, जैसे मैंने पहले बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शायद इरिटेशन हो जाए तो बाहर आए,
लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होती है, उससे मैंने जैसे बोला सिर्फ हल्का सा चक्कर आता है या भारीपन महसूस होता है, लेकिन नींद में वो उसका एहसास नहीं होता है। चक्कर का एहसास नहीं होगा, सोया होता है आदमी, भारीपन का एहसास नहीं होता है, सोया होता है, तो वो चीज़ों का पता नहीं चलता है जब वो डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। जिस तरह से इसलिए शाम को सोने के बाद सुबह ज़्यादा ऐसे केसेस हमें मिलते हैं। सर, जिस तरह से हम देखें तो देहात इलाका जो है हमारा रामबन में, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि अक्सर जो अंगीठी या सगड़ी या इस तरह से वो जलाते हैं, उसमें जब लकड़ियाँ डालते हैं तो वो धुआं निकलता है जी। धुआं निकलने के बाद जो है वो कोयले जो है वो अंगार जो है वो सगड़ी में डाल के जो है अंदर ले जाते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से उसकी शक्ल क्या है, उसको शेप जो धुआं निकलता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, या उसका कुछ शेप अलग है, या कोई वो महसूस ही नहीं होता है, वो धुआं लगता ही नहीं है? देखिए, मैं वही जब शुरू में हमें ज़्यादा धुआं दिखता है ना, तो वो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमें दिखता है तो ज़्यादा होता है उसमें क्वांटिटी। जब हम धुआं कम हो जाता है उसका ना, तो हमें लगता है कि धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था जो हमको दिखता नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर होता है, ठीक है, जो हमें आंखों को दिखता नहीं है, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाता है। सर, अब जो जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स जो आए हैं, और तरह तरह की हमारे पास बाज़ार में जो है हीटर्स, रूम हीटर या ब्लोअर जो है अवेलेबल है, उनके अंदर भी ये चीज़ें हैं? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि हम जो नई चीज़ें आई है, जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें आपने बात की, तो अभी इन चीज़ों से भी किसी हद तक ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होती है, तो हमें इन चीज़ों का भी इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। बेशक मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस्तेमाल नहीं कीजिए, लेकिन इस्तेमाल कीजिए। तो जब आप शाम को सोने के लिए जा रहे हैं तो इन चीज़ों को स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ करके सो जाइए। दोनों चीज़ें हो सकती है, ऑल्दो गैसेस का इतना ज़्यादा नहीं इनसे होता है, लेकिन बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन दूसरे तरीके से होते हैं, जैसे हम देते हैं शॉर्ट सर्किट से आजकल आग एक इजीली लग जाती है, तो वो इन अप्लायंसेस को हम रात में जब ऑन करके रखते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है सोने के वक्त इन अप्लायंसेस को, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप स्विच ऑफ करके रख लीजिए, तब सो जाइए आप। जो कुकिंग गैस है हमारा, जिस तरह से गैस सिलेंडर है, कुकिंग गैस, उसमें खाना बनाते हैं, तो उसमें भी कोई इस तरह की? देखिए, प्रकाशन जैसे कुकिंग गैस का है कि हम हमेशा, वो तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा हम बोलते हैं कि उसमें भी प्रकाशन लेना होता है, क्योंकि अगर गैस फैल गया अंदर जाके, तो एक तो गैस की वजह से अपनी सफोकेशन, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो दूसरा उसकी वजह से जो ही आग लगने का डर होता है, तो उसका प्रकाशन तो लेना ही लेना चाहिए हमेशा, चाहे कुकिंग गैस हो, वो भी हमें शाम को स्विच ऑफ करना, रेगुलेटर भी बंद कर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, ये अहम मौजू पे जो है हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे साथ कमल जी जद्दू जो है यहाँ पे तकरीबन इनका टेन्यूअर जो है 2 साल से ज़ायद इनको यहाँ समय हो चुका है। तो इस पहाड़ी ज़िला के अंदर किस तरह की मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तिब्बी जो सहूलियात है लोगों तक पहुँचाना पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर अभी रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो किस तरह से उन चैलेंजों का सामना ये करते हैं और कैसे उनको जो है टैकल करते हैं। उसके अलावा डोर स्टेप पे मेडिकल सुविधा को जो पहुंचाना, वो फैसिलिटीज़ डोर स्टेप तक पहुंचाना जहां पे अभी रोड की सुविधा भी नहीं है, तो उसके बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह से आप वो करते हो? बिल्कुल, डोर टू डोर जो है मेडिकल सुविधा। रामबन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका टोपोग्राफी ऐसी है कि जो बहुत हिली एरिया है। आपको यहाँ पर हिल टॉप्स पे, बिल्कुल टॉप पे भी घर मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि 4 घर एक जगह है, फिर और हमें चढ़ाई चढ़नी है तो आगे जाके 5 घर और मिलेंगे, फिर और ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है तो 10 घर, 6-7 घर और मिलेंगे। तो इस वजह से जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वो बहुत सारी जगहों को पूरी तरह से केटर नहीं कर पाते हैं। चाहे हम जितने भी हेल्थ सेंटर हैं सारे हमारे फंक्शनल है, बट इवन देन ऐसे चैलेंज है इस डिस्ट्रिक्ट में कि बहुत सारे ऐसे कट ऑफ एरियाज़ हैं जो हमारे हेल्थ सेंटर्स भी कभी कभार केटर नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, जब से मैं यहाँ आया हूँ तो हमने कोशिश ये की कि उन लोगों को भी मेडिकल की सारी सुविधाएं पहुँच जाए। उस चीज़ के लिए हमने हेल्थ कैंप्स ऐसी जगहों पे, पर्टिकुलरली हार्ड टू रीच एरियाज़ में हमने पिछले साल से ही हेल्थ कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इन हेल्थ कैंप्स में हम लगातार 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक हमारी ये कोशिश रहती है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी इसमें रहे, इसमें हम थोड़ा सा लैब टेक्नीशियन भी जाए जो टेस्ट्स भी करे, और इसमें हमारे काउंसलर्स भी रहे जो काउंसलिंग भी लोगों को करे। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर भी हेल्थ कैंप लगाते हैं, एक तो हम लोगों को स्क्रीनिंग करते हैं
चेक करते हैं लोगों को, उनको फ्री मेडिसिन दे देते हैं। फ्री मेडिसिन के साथ साथ बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस, कम से कम बीपी चेक करना, शुगर लेवल चेक करना, ये भी हम इंश्योर करते हैं वहाँ हो जाए, और ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग भी हो जाए, ये भी हम इंश्योर करते हैं इन जगहों पे। इसके अलावा हम उन लोगों को काउंसलिंग दे देते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। जैसे कोविड के टाइम में हम हमेशा बोलते थे कि हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, आज भी हम कंटिन्यू करा रहे हैं वो। उसके साथ साथ हम उनको बोलते हैं एटिकेट कैसे है, क्योंकि खांसी जुकाम का ज़्यादा एक दूसरे से फैलता वायरल इन्फेक्शन होता है, कैसे उससे बचाव करें, ये सारी काउंसलिंग। इससे अलावा फिर उनको हम बोल देते हैं, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ हो जाती है तो उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, खाने पीने में क्या चाहिए, लोगों को खाने में क्या लेना चाहिए, उससे रिलेटेड भी काउंसलिंग दी जाती है। तो ये हमारे कैंप्स बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी हद तक लोगों को इनका फ़ायदा हुआ है, और ये कैंप्स आगे भी चलते रहेंगे। सर, मौसम सरमा में जिस तरह से हम देखें तो रामबन के जो रूरल एरिया है, जहाँ पे अभी रोड कनेक्टिविटी भी नहीं पहुँची, तो वहाँ पे अभी मौसम सरमा में बर्फ़बारी भी होती है। जिस तरह से कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा या कोई गर्भवती महिला जो है, जिसे इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन पहुँचाना है, तो वो किस तरह से टैकल करती हो आप, उसमें क्या रोल रहता है आपका? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जैसे रामबन में अभी बर्फ़ बहुत पड़ता है, और ये जो हमारे बहुत सारे एरिया कट ऑफ हो जाते हैं बर्फ़ में, तो हमें इसमें दो चीज़ें हैं। एक होता है कि हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो नॉर्मल प्रोसीजर है, फिनोमेना है, वो एक इमरजेंसी में हम नहीं गिनेंगे। तो दूसरा होता है उसके अलावा कोई इमरजेंसी हो जाए, अब दोनों को कैसे हम कैटर करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हमने पिछले साल से ये स्पेशल प्लान बनाया था कि जो हमारे विंटर में कट ऑफ एरियाज़ हो जाते हैं, तो जब भी उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD होता हुआ, तो उसके 10 दिन पहले हमारी ये कोशिश रहती है कि उन लेडीज़ को हम नीचे वाले एरियाज़ में शिफ्ट करा दें, कि जहाँ पर अगर बाई चांस बर्फ़ गिरने से वो एरिया कट ऑफ भी हो जाए, लेकिन ये लोगों को हम वहाँ पर केटर कर सके, आराम से डिलीवरी करा सकते हैं। तो ये नीचे वाले एरियाज़ में 2-3 चीज़ें ऑप्शंस हम रखते हैं। अगर उनका अपना कोई घर है तो हम उनको बोलते हैं कि उस घर में शिफ्ट हो जाइए, अगर नहीं है तो हम उनको बोलते हैं अगर कोई रिलेटिव है तो अगर वो उनके रिलेशंस के घर में शिफ्ट हो जाए। अगर वो भी नहीं है और वहाँ नहीं जाना चाहते तो फिर हम अपने हेल्थ सेंटर्स, हमने एक मैटरनिटी हट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर उनको हम शिफ्ट करा लेते हैं, ताकि इनकी सेफ डिलीवरी हो जाए। तो इसके अलावा अगर ये तो हुआ मैटरनिटी जहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमें पता है बच्चा पैदा होना, इसके अलावा कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं। तो उस चीज़ के लिए विंटर्स में हमने स्पेशल प्लान बनाया हुआ कि हमने एरियाज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और नियर बाई जहाँ तक भी हमारी एम्बुलेंस जाती है, वो कट ऑफ एरियाज़ को एक एक एम्बुलेंस को हमने एरिया दिया हुआ है कि आपने ये एरिया को कैटर करना है, और उन एम्बुलेंसेस को हमने चेन स्पेशली दी है ताकि वो सिकिड ना हो जाए, ताकि वो स्नो में भी चल सके। तो चेन्स का इस्तेमाल करते हैं हम टायर्स में, ताकि वो एंटी सिकिड हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक एम्बुलेंस जा सके, तो उस एमरजेंसी को ला सके। सर, आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में पेशेंट का लोड जो है कम करने के लिए, पेशेंट का फ्लो कम करने के लिए, जो हमारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो PSC सेंटर, जो अलग जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें और मज़ीद बेहतर किस तरह से किया जाए ताकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है ये पेशेंट का फ्लो कम हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमेशा जो भी हमारा मतलब मेन हॉस्पिटल रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा हमेशा रश रहता है पेशेंट्स का, लोगों का। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर फुटफॉल लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि मेन हॉस्पिटल की वजह से उन्हें, तो हमारी हमेशा, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पाती है। जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा रश होता है, तो बेटर फैसिलिटीज़ नहीं, कभी कभार वो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसके लिए हम यही कोशिश रहती है कि कम से कम लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ आना पड़े। वो तभी पॉसिबल होता है जब हम पेरिफेरी में जो हमारे छोटे सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें। तो अगर हमें PHC लेवल पे लोगों को बेटर फैसिलिटी दे देंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम आएंगे। तो पेरिफेरी में PHC लेवल पे बेटर फैसिलिटी देने के लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि, और इस बार हम बड़ी हद तक सक्सेसफुल उसमें हुए कि हमने उनको ड्रग्स, बहुत सारे फ्री ड्रग्स काफ़ी अवेलेबल, हर PHC में इस वक्त ड्रग्स की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बेसिक डायग्नोस्टिक्स जो हर PHC लेवल पे और हर सब सेंटर लेवल पे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से तय किए गए कि ये मिनिमल डायग्नोस्टिक मीन्स टेस्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, तो वो भी हमने 100%
सब जगह PHCs और सब सेंटर्स में अवेलेबल कराया है, ताकि जो मिनिमम बेसिक टेस्ट्स है, जैसे बेसिक टेस्ट है, पहले ज़माने में शुगर टेस्ट के लिए भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना पड़ता था, अब शुगर टेस्ट हमारे PHCs में हो जाता है, सब सेंटर्स में हो जाता है, एक ग्लूकोमीटर अवेलेबल होता है, उससे वो चेक करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी हमने अपने PHCs को स्ट्रेंथन किया बाय वे ऑफ डायग्नोस्टिक्स एंड ड्रग्स, और गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं, डॉक्टर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, MLHPs रिक्रूट हुए हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने की वजह से अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लोड कम पड़ रहा है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट हमारा अच्छा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद बानेहाल में हमारा जो SDH बोलिए या CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या इमरजेंसी हॉस्पिटल बानेहाल हम इसको बोल देते हैं, तो इसको भी हमने काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन किया है, और इसमें भी हमने लगभग वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं लगभग प्रोवाइड कराई है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, और उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स अब जिनको नियरर बानेहाल पड़ता है वो बानेहाल में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में उनको मिलती है वो सब अब उनको बानेहाल के हमारे CSC या इमरजेंसी हॉस्पिटल में अभी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मेरे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर कमल जी जद्दू थे, जिन्होंने अभी एक अहम मौजू पे जो है हमने ये बातचीत की, जिसमें आप जानते हो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कल जो है शाम के समय जो है सफोकेशन की वजह से जो है 5 लोगों की जो है मौत हुई, और उसी के लिए जो है ये एक अवेयरनेस के तौर पे जो है काफ़ी ज़रूरी है कि ये सफोकेशन की वजह क्या है। जब हम घरों में रूम हीटर लगाते हैं या कोई हम अंगीठी या सगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम देहाती इलाकों में रामबन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बर्फ़बारी काफ़ी होती है, काफ़ी मौसम सरमा में यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है कि लोग कैसे उससे प्रिकॉशंस लें, उससे बचने के लिए क्या करें। तो अभी डॉक्टर साहब ने जो है बिल्कुल इसके बारे में जो है बातचीत कर ली, तो और तिब्बी निज़ाम को रामबन ज़िला में किस तरह से और बेहतर किया जाए उसके ऊपर भी हमने रोशनी डाली इन्होंने, और हमने ये बातचीत की। ये इंटरव्यू के हवाले से अगर कुछ आप कहना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिख सकते हैं।